4 साल बाद अपनी सरजमीन पर कदम रखकर वो पुरसकून सा मुस्कुराया था। वेलकम बैक टू पाकिस्तान। इर्तज़ा शाह। ब्लैक पैंट पर स्लीव को कोहनियों तक मोड़कर वो ब्लैक ही शर्ट में अपनी पेशानी पर बिखरे हुए बालों को सेट करता हुआ अपने मगरूर नकूच समेत अपनी पुरवकार शख्सियत और पुरवकात वजाहत लिए अपने ऊपर उठने वाली हर नज़र को बिना खातिर में लाते बेनियाज खड़ा एयरपोर्ट पर आधे घंटे से अपने ड्राइवर का इंतज़ार कर रहा था, जैसे आने में कुछ ज़्यादा ही वक्त लग गया था। खुद पर जमी लोगों की नज़रों से उकताहट का शिकार होता वो अपनी आंखों को ब्लैक ग्लासेस से ढांक गया था। बज़ाहिर तो वो संजीदा और बेनियाज खड़ा था, मगर ये तो अब आने वाला वक्त बताने वाला था कि तूफ़ान के आने से पहले की खामोशी उस ड्राइवर पर क्या कहर बरसाने वाली थी। अस्सलामुअलैकुम साईं सरकार। सर को झुकाए ड्राइवर की आवाज़ में साफ इर्तज़ा शाह के कहर का डर झलक रहा था। होता भी क्यों ना, इर्तज़ा शाह ने कभी अपने दिल में किसी के लिए कोई नर्म गोशा रखा ही ना था। वो तो था ही ज़माना संगदिल मशहूर। वालेकुम अस्सलाम। मेरा ख्याल है बहुत जल्दी आ गए तुम, अभी कुछ देर और कर देते ना आने में। वैसे भी साईं सरकार को इंतज़ार करवाना तो तुम लोगों के फ़ायदे में ही होता है। ग्लासेस को नीचे करता वो हद दर्जा गुस्से की वजह से सुर्ख होती आंखों में कहर लिए दांत दबाकर एयरपोर्ट पर लोगों की मौजूदगी की वजह से मुस्कुराकर ज़ब्त से बोला था, साईं सरकार गाड़ी ख़राब हो गई थी, इस वजह से देर हो गई। नौकरी से निकल जाने का डर ड्राइवर को कपकपाने पर मजबूर कर गया था। देर हो रही है, चलो। मुस्कुरा कर कहता हुआ वो आगे की तरफ खुद बढ़ गया, जबकि ड्राइवर सामान उठाए मरे हुए कदमों से चलता हुआ अपनी किस्मत पर मातम कर रहा था। बज़ाहिर मुस्कुराकर बोलने वाला इर्तज़ा शाह अब उसे मज़ीद अपनी नज़रों के सामने बर्दाश्त नहीं कर सकता था और उसे नौकरी से निकाल देने में ज़रा भी ताख़ीर नहीं करने वाला था। सामने आती हुई लड़की के जानबूझकर अपने साथ तनासुब पर वो कड़वा घूंट भर कर रह गया था। I'm so sorry। अपने बालों को कान के पीछे करती हुई वो इर्तज़ा को देखकर मुस्कुराई थी। बाय द वे अपनी किस्मत का सितारा चमकाने की गर्ज से वो इर्तज़ा की जानिब बढ़ी थी। मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है आपके नाम में, साइड प्लीज़। लड़की की बात को बीच में काटता हुआ वो कड़े ज़ब्त के बावजूद भी मुस्कुरा कर बोलता हुआ लड़की को साइड करता पार्किंग एरिया की तरफ बढ़ा था। ओफ, क्या जाता एक नज़र मुझे देख लेते तो। इर्तज़ा शाह जो अपनी एक नज़र से किसी को भी अपना असीर कर दे, ये सलाहियत तो उसी में थी। मगर अजीब बात थी कि अपनी एक नज़र से असीर कर देने वाले इर्तज़ा शाह ने अब तक किसी लड़की को नज़र उठाकर देखने की ज़हमत तक नहीं की थी। गाड़ी की चाबी दो साईं सरकार, दोबारा गलती से भी गलती नहीं होगी। वो जल्दी से इर्तज़ा के पैरों को पकड़ कर रह गया था। ये क्या कर रहे हो गुलाम रसूल, उठो। झटके से एक कदम पीछे लेता वो गुस्से से गुर्राया, साईं मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। दोनों हाथ जोड़े नम होती आंखों को अपनी कमीज़ की आस्तीन से साफ करते हुए गुलाम रसूल बोला, तो मैं क्या करूं? मुझसे पूछकर पैदा किए हैं या मैंने कहा था कि ये क्रिकेट टीम खड़ी कर लो? हर लफ्ज़ चबा चबा कर कहता हुआ एड़ियों के बल घूमता वो अपने रुख पर मुड़ गया। इर्तज़ा शाह कभी नर्म नहीं पड़ सकता। खुद से मुखातिब होता वो गुलाम रसूल से नज़रें फेर गया। साईं आप जो हुक्म करें मैं करने को तैयार हूँ, साईं मगर नौकरी से ना निकाले मुझे। मिन्नत भरे लहजे में वो कहता हुआ वापस इर्तज़ा के सामने आन खड़ा हुआ। इस महीने की तनख्वाह भूल जाओ, अभी के लिए इतना काफ़ी है, बाकी हवेली चलकर फैसला होगा। मेहरबानी साईं, मेहरबानी। बिना गुलाम रसूल की पुकार सुने वो गाड़ी की चाबी उसकी सिमत उछालता हुआ कार में जा बैठा। ग्लास विंडो से अंदर आती सूरज की किरणों से तंग आकर तकिए को मुंह पर रखती हुई वो करवट बदल गई थी। क्या है सूरज साहब, नींद खराब कर दिया आपने मेरी। कंफर्ट को ज़मीन बोस करती वो मुंह पर रखे तकिए को साइड पर फेंकने के से अंदाज में छलांग लगाती हुई विंडो के सामने अपनी पूरी आबोताब लिए सूरज को गुस्से से देखते हुए चिल्लाई थी, जैसे अभी सूरज साहब जवाब दे देंगे। एक ना आपकी ना समझ आने वाली जुबान खुद झुंझलाहट का शिकार होती वो लाइट पर्पल कलर के कॉटन के पर्दे को खींच कर रह गई। अब आकर दिखाओ अंदर सूरज साहब। अपनी तरफ से वो सूरज से बदला ले गई थी। फिर से बेड पर दराज होती हुई करवट बदल बदल कर थक गई थी, मगर नींद थी कि आ ही नहीं रही थी। गुस्से से पैर पटकती हुई फ्रेश होने की गर्ज से वो वॉशरूम में घुस गई। वॉल क्लॉक पर 12:30 बजे हुए देखकर अपना सर खुजा कर रह गई। आज तो हद ही हो गई है। पूरे घर में नजरें दौड़ाती वो ढीली सी वाइट शर्ट के साथ रेड ट्राउजर पहने रफ से हुलिये में अपने सुनहरी बालों को कैचर में मुकीद किए किचन से आती हुई आवाज़ पर किचन की तरफ मुड़ी थी। टाइम देखा है मेरी बेटी ने? किचन में दाखिल होते रियाज के सवाल पर सर हिलाकर रह गई वो। मैं यहाँ लंच की तैयारी कर रहा हूँ और मेरी साहबजादी अब नींद से बेदार होकर आ रही हैं। शिकवा कुन लहजे में कहते हुए रियाज साहब उसके झुके हुए सर को देखकर मुस्कुराए थे। सॉरी बाबा,
आज ब्रेकफास्ट और लंच दोनों एक ही साथ करूँगी। प्लीज़ आप नाराज़ मत हो मुझसे। अलार्म भी लगाया था पर आंख नहीं खुली मेरी उससे। सर को झुकाए वो मिनमिना रही थी। नमाज पढ़ी थी। किचन शेल्फ से मसाला जात निकाल कर रखते हुए वो माही को हमेशा की तरह शेफ लग रहे थे। पढ़ी थी ना, जब तो आंख नहीं खुली ना बाबा। वैसे ना बाबा, आपको किचन में देखकर मुझे रियलाइज़ हुआ कि आज संडे है। नसीब ही खुल जाते हैं संडे पर मेरे। वैसे बाबा, संडे को ही किचन में क्यों आते हैं आप, जबकि आपको तो हर रोज़ ही मेरे लिए ब्रेकफास्ट बनाना चाहिए। आखिर को मैं आपकी छोटी सी प्यारी सी बेटी जो हूँ। स्लैब पर बैठती हुई वो लाड से बोली थी। आपको याद दिलाते चलें कि हमारी एक और बेटी भी है। शेल्फ पर प्याज को चॉप करते हुए रियाज साहब भी उसी के अंदाज में बोले। हाँ ना, वो तो अब पराई हो गई है। पीछे बची मैं, यानी आपकी माही। वैसे आप बना क्या रहे हैं बाबा? ना समझी मेरे रियाज साहब को मसरूफ़ देकर वो स्लैब से उतरती उनके बराबर में आ खड़ी हुई। वाइट कढ़ाई। माही ज़रा सिरका तो पास करवाना, मसरूफ़ से अंदाज में कहते हुए स्लैब पर रखे सिरके की बोतल की तरफ वो इशारा कर रहे थे, जबकि वो ना समझी में कभी रियाज साहब को देख रही थी तो कभी स्लैब पर रखी बोतल को। मेरे प्यारे बाबा, ये तो पानी है और मेरे बाबा इसे सिरका सिरका कह रहे हैं। पता नहीं क्या बला है ये। बोतल का जायज़ा लेती हुई वो मुंह बनाकर बोली थी। मेरी पढ़ाकू बेटी, विनेगर है, इसे उर्दू में सिरका कहते हैं। और मेरी जान, अब पहले स्मेल करो और फिर बोलना ये सिरका है या पानी। बाबा, इट स्मेल सो या। बुरा सा मुंह बनाती हुई वो बोतल को वापस से बंद कर गई थी और रियाज साहब उसकी सुकड़ती हुई छोटी सी नाक और आंखों को जोर से मिचे हुए देखकर मुस्कुराने लगे थे। प्लीज़ बाबा, ये मत डालें इसमें। माही की बात पर बिना ध्यान दिए वो फ़कत अपने काम में मसरूफ़ थे। माही, अगर आपको कहीं जाना है तो आप अभी लंच के बाद हो आओ। फिर आपको अपनी पैकिंग भी तो करनी है। क्यों? पैकिंग के नाम पर माही अटकी सी थी, क्योंकि शाम को हमें गाँव के लिए भी निकलना है। पर क्यों बाबा? सवाल की दुकान है एक तो मेरी बेटी। तुम्हारे ताया अब्बू ने बुलाया है इसलिए, और रही पैकिंग तो 1-2 हफ्ते लग सकते हैं वहाँ। माही को मजीद आगाह करते हुए रियाज साहब मुसलसल मुस्कुरा रहे थे। आपको नहीं लगता कि 2 हफ्ते ज्यादा हैं? गाँव की जिंदगी से तो वो वैसे ही घबराती थी। एक दिन वहाँ गुजारना उसे पहाड़ चढ़ने की तरह मुश्किल लगता था, और अब तो 2 हफ्ते का सुनकर ही उसे चक्कर आ रहे थे। इससे ज्यादा तो लग सकते हैं पर कम नहीं। अच्छे से जानते थे कि माही को गाँव में रहना पसंद नहीं, मगर उसे घर पर अकेले भी तो नहीं छोड़ा जा सकता था। अच्छा, माही के लफ्ज़ तो मर गए थे गांव में इतने दिन रहने का ही सुनकर। बाबा, वो मुझे अबीरा के साथ शॉपिंग पर जाना था तो मैं उसके साथ चली जाऊं। कुछ तवक्कुफ के बाद खुद को रिलैक्स करती हुई वो शॉपिंग पर जाने के लिए इजाज़त मांग रही थी। क्यों नहीं, आप अपने लिए भी शॉपिंग कर लेना। इतनी देर में माही के बोलने पर रियाज साहब अपने साथ उसे लगा गए। हैदर भाई, प्लीज़ ले चले ना शहर, बस थोड़ी देर के लिए। सुबह से अपनी माँ की मिन्नत करते करते वो थक गई थी। इर्तज़ा भाई आ रहे हैं, फिर भी बस भाई जी थोड़ी देर के लिए। हैदर को देखकर उम्मीद की छोटी सी किरण जागी थी राइमा के दिलो दिमाग पर, और वैसा ही हसास नरम तबीयत का मालिक हैदर शाह आज भी राइमा की उम्मीद पर पूरा खड़ा था। तुम तैयार हो जाओ गुड़िया, मैं माँ को मनाता हूँ। राइमा के मुस्कुराते चेहरे को देखकर हैदर शाह के पुरवकार चेहरे पर भी मुस्कुराहट आ फैली थी। माँ सरकार, कुछ देर के लिए मैं शहर जा रहा हूँ, अगर कोई काम हो तो बता दें, मैं आते हुए करता आऊँगा। आम से लहजे में जाल बुनता वो मुसलसल मुस्कुरा रहा था। मुलाजमाओं को खाने का मेन्यू बताती हुई वो हैदर शाह की तरफ देखकर मुस्कुराई। हैदी, एक काम करो, अपने साथ राइमा को ले जाओ। सुबह से जिद किए हुए है कि शहर जाना है, शहर जाना है, मगर थोड़ा जल्दी आना, इर्तज़ा आता होगा और तुम दोनों की गैर मौजूदगी उसे अच्छी नहीं लगेगी। अपने मखसूस अंदाज में वो बोल रही थी। जो हुक्म माँ सरकार। सर को खम करता वो राइमा को जल्द आने के लिए कहकर बाहर निकल गया। एक से एक ब्रांड है, क्या लूं क्या ना लूं। अबीरा के बेसब्रेपन पर वो फ़कत मुस्कुरा रही थी। जो भी लेना है जल्दी से ले लो, मुझे देर हो रही है। सेल फोन पर टाइम देखती हुई माही देर होने की दुहाई दे रही थी। माही, ये वाला सबसे अच्छा है, मैं ये लूँगी। भाई, ये वाला बहुत प्यारा है, लाइट पिंक कलर की शर्ट पर अबीरा के साथ एक और ने भी उसी ड्रेस पर हाथ रखा। राइमा, तुम देखो, मुझे ज़रूरी काम आन पड़ा है, मैं तुम्हें थोड़ी देर में यहीं से पिक करता हूँ, डरना नहीं, ओके? हाथ हटाओ, ये ड्रेस मैंने पसंद किया है। राइमा के हाथ को दूर करती अबीरा को माहीन की सख्त घूरी से भी कोई फर्क नहीं पड़ा था। ठीक है, आप ले लें, मैं कोई और देख लूँगी। राइमा के फ़ौरन से पीछे होने पर जहाँ अबीरा खुश हुई थी, वहीं माहीन को उस मासूम सी लड़की पर टूट कर प्यार आया था। मैं मदद करूँ आपकी ड्रेस सेलेक्ट करने में? एक कदम राइमा की तरफ बढ़ती हुई माहीन रुकी थी, पीछे से आते लड़के को देखकर। ओ मेरी मासूम गाय, यहाँ अकेली क्या कर रही हो? आओ मेरे साथ। उसका इस्तेहकाक से हाथ पकड़कर वो आगे बढ़ा। वो फिक्रमंदी से पूछता हैरान हुआ था राइमा को मॉल में अकेले देखकर।
उन दोनों को जाते देखकर माहीन वापस से अबीरा की तरफ मुतवज्जो हुई थी। गुलाम रसूल, यहाँ के सबसे बड़े मॉल में चलो, एक नया हुक्म सादिर करता हुआ। सेल फोन में आई राइमा की लिस्ट में इजाफा देखकर वो मुस्कुराया था। वहाज, हाथ छोड़े मेरा, हैदर भाई ने देख लिया तो बहुत गलत हो जाएगा। वो मिनमिना कर बोलती हुई इर्द गिर्द के लोगों में हैदर को ढूंढ रही थी। खूनख्वार नज़रों से वहाज के हाथ में राइमा के हाथ को देखकर इर्तज़ा शाह का खून खौल उठा था। बर्क रफ्तारी से इन दोनों का पीछा करता हुआ इर्तज़ा शाह अपना ज़ब्त खो रहा था। राइमा मासूम, जो हैदर के डर से घबरा रही थी, उसे क्या खबर थी कि उसके सर पर हैदर नहीं, इर्तज़ा शाह का कहर बरसना था। ओके बाबा, छोड़ देता हूँ तुम्हारा हाथ, तुम यहीं रुको, मैं आइसक्रीम लेकर आता हूँ, मुस्कुरा कर कहता वहाज तो वहाँ से चला गया था, या शायद उसकी किस्मत आज उसके साथ वफा कर गई थी। यहाँ क्या करने आई हो? जब मना किया था कि तुम घर से बाहर कदम भी नहीं रखोगी, तो क्या करने आई हो यहाँ पर? एक जोरदार थप्पड़ उस नाजुक सिंफ के गाल पर जड़ता वो तैश में धाड़ा था। ये एक शॉपिंग मॉल का मंजर था, जहाँ वो आस पास गुजरते लोगों को फरामोश किए बस खा जाने वाली नज़रों से अपने सामने खड़ी सिंफे नाजुक को देख रहा था, जो एक हाथ गाल पर रखे नम आंखों में वहशत लिए सामने खड़े शख्स को देख रही थी। सुने, पीछे से आती मासूम आवाज़ पर वो ना चाहते हुए भी मुड़ा था। खुद को घूरते उस शख्स से उसे डर के साथ कोफ्त भी हुई थी, मगर डर को एक पल में एक तरफ उड़ाती हुई हवा में हमेशा की तरह आज भी दूसरों के मामलात को वो अपना मामला ही समझ रही थी और उनके मामले में कूद पड़ी थी। बहन है मेरी, आपको कोई प्रॉब्लम है? दांतों को दबाता हुआ वो जब्त से बोला। ये और बात थी कि मुकाबिल खड़ी दोशीज़ा के सामने जब्त रखना एक मुश्किल अमर था, और ये शॉपिंग मॉल है, आपका घर नहीं है, इसलिए मुझे प्रॉब्लम हुई। दूसरी बात, भाई हैं तो भाई बने, जल्लाद या कसाई ना बने। भाई इज्जत का रखवाला होता है, ना कि सरे बाजार इज्जत नीलाम करने वाला। पहले अपनी बहन को इज्जत देना सीखें। अगर कोई बात बुरी लगी है तो घर पर हैंडल करें, ना कि पब्लिक प्लेसेस पर। बराए मेहरबानी ना यहाँ तमाशा ना करें और ना ही अपना तमाशा बनवाएं। शुक्रिया। बिना ब्रेक के चलती हुई जबान के साथ तकरीर झाड़ कर वो विक्ट्री का निशान अपनी दोस्त की से वापस मुड़ी ही थी जब उसे पीछे से अपनी नाजुक कलाई पर मजबूत गिरफ्त महसूस हुई। वो घबरा कर पीछे मुड़ी थी। कहाँ जा रही हैं मोहतरमा, मुझे इज्जत, शर्म और तमीज़ का लेक्चर देकर? एक एक लफ्ज़ पर जोर देता वो उसके बराबर में खड़ा होता हुआ खोए हुए अंदाज में बोला था, छोड़े मेरा हाथ। मुकाबिल की गिरफ्त की वजह से वो दर्द से मिनमिनाई थी। हाथ पकड़कर छोड़ा नहीं जाता। मुकाबिल अपने जताते हुए अंदाज में उसे बहुत कुछ बावर करवाने का इरादा रखता था। बकवास बंद करो अपनी और हाथ छोड़ो मेरा। अब की बार वो मुकाबिल के अंदाज से लरज उठी थी, क्योंकि इस जल्लाद की बहुत जल्द इज्जत बनने वाली हैं आप। उसके कान में सरगोशी करता हुआ वो अपने पीछे खड़ी बहन का हाथ पकड़ता, अपनी दिल फरेब मुस्कुराहट उसके साकित वजूद की तरफ उछालता हुआ उस परी पैकर के मासूम चेहरे को अपने दिल और ज़हन में हिफ्ज करता हुआ उसे छोड़कर मॉल से बाहर निकल गया। ये राइमा कहाँ गई? कहा भी था कि यहाँ पर ही खड़ी रहना। मजाल है जो मेरी कभी बात सुन ले। आइसक्रीम के दोनों कपों को अफसुर्दगी से देखता हुआ वो बदमज़ा हुआ था। इर्तज़ा नाम के आए तूफान से बेखबर वो आइसक्रीम को ही देख रहा था। क्या कह रहा था वो तुम्हारे कान में? बकवास कर रहा था मनहूस जल्लाद। अबीरा के पूछने पर गुस्से से कहती हुई वो खुद भी मॉल से निकल गई कि सामने से आते हुए हैदर शाह से बुरी तरह टकराई। देखकर नहीं चल सकती, अंधे ना हो तो। गुस्से से बोलती बिना हैदर शाह के शॉक्ड चेहरे को देखे वो वहां से चली गई थी। अंधे ना हो तो। माहीन की नकल उतारता हुआ वो मुस्कुराया था। पूरे मॉल में राइमा को ढूंढने के बाद परेशान होते हुए हैदर शाह पार्किंग एरिया में आया था, जहां अपने साथ लाई ड्राइवर को वो आवाज़ लगाता हुआ उसके पास आया था। जी साईं सरकार। आजिज़ी से सर को झुकाते हुए वह हैदर शाह के हुक्म का मुंतज़िर था। छोटी बीबी को देखा यहाँ से जाते हुए? दोनों हाथ कमर पर रखता हुआ वो मजीद परेशान हुआ। जी सरकार। वो बड़े साईं सरकार को उन्हें अपने साथ ले जाते हुए देखा है मैंने। इर्तज़ा भाई। जी साईं सरकार। कुछ वक्त के लिए मुलाजिम भी हैरान हुआ इर्तज़ा शाह के पीछे राइमा को जाते देखकर। गाड़ी निकालूं साईं सरकार, हुक्म हो तो? निकालो भाई यहाँ पर, मगर कैसे? इर्तज़ा की अचानक मॉल में आने की खबर उसे परेशान कर गई थी। 1 घंटे की मुसलसल मुसाफत तय करते हुए इर्तज़ा शाह के ज़हन में चलती हुई सोचें ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। कभी उस परी पैकर का ख्याल उसे मुस्कुराने पर उकसाता, तो कभी वहाज के हाथ में राइमा का हाथ याद करके वो ज़ब्त से दोनों मुट्ठियाँ भींच जाता। गाड़ी के शीशे से बाहर देखता हुआ वो राइमा की आवाज़ पर मुतवज्जो हुआ। भाई भाई इर्तज़ा, और अपने बीच के फासले को पार करती हुई सिमी।
अपने भाई के करीब होकर बैठी थी। राइमा के आंसुओं से भीगे चेहरे से इर्तजा शाह आंखें चुरा रहा था। जिस सिमी से आज तक उसने ऊंची आवाज में बात नहीं की थी, आज वो उस पर हाथ उठा गया था। ये सोच सोच कर अलग उसके दिमाग की रगें फटने को हो रही थी। बड़े ही ज़ब्त के साथ राइमा के पुकारने पर इर्तजा शाह की सर्द खामोशी टूटी थी। क्या करने आई थी तुम उस बेगैरत इंसान के साथ? भागने की तैयारी थी उसके साथ, वैसे ही जैसे पुप्पो ने अब्बा साईं और बाबा सरकार की इज्जत को खाक तर करके अपने आशिक को फोकियत दी थी, वैसे ही तुम भी उस बेगैरत के साथ मिलकर हमें पूरे खानदान में रुस्वा और जलील करना चाहती हो। सर्द लहजे में पूछता वो दबे दबे अंदाज में धाड़ा था। नहीं 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 भाई, गर्दन हिलाती वो इर्तजा की सुर्ख आंखों से खौफ ज़दा हुई। अगर ऐसा है तो ये तुम्हारी और उस बेगैरत की बहुत बड़ी भूल है कि तुम दोनों इर्तजा शाह की आंखों में धूल झोंकने में कभी कामयाब हो सकोगे। एहसास से आरी लहजे में कहता वो तमस्कराना अंदाज में मुस्कुराया। आज तो वो बेगैरत बच गया उस लड़की की वजह से, लेकिन कब तक वो इर्तजा शाह से बच पाएगा? उस लड़की को सोचता हुआ वो पछताया था वहाज के बच जाने पर। अगर इर्तजा शाह अपनी बहन की खातिर किसी की जान ले सकता है ना, तो ये भी याद रखना राइमा शाह कि इर्तजा शाह अपनी इज्जत की खातिर अपनी उसी बहन की जान लेते हुए भी ज़रा नहीं कतराएगा। लहजे में हद दर्जा संजीदगी लिए वो उस वक्त वहाज के खून का प्यासा हुआ बैठा था। भाई आप गलत समझ रहे हैं, हैदर के साथ माँ से इजाज़त लेकर आई थी मैं वहाज के साथ नहीं आई थी। बमुश्किल खुद के आंसुओं पर जब्त करती हुई वो अटक अटक कर बोल रही थी। अच्छा तो कहाँ है? मुझे तो कहीं नहीं दिखा वो। राइमा के हद दर्जा रोने की वजह से सुर्ख होते चेहरे की तरफ रुख करता हुआ वो वापस अपनी तरफ नजर फेर गया। भाई मैं सच कह रही हूँ, जिस बहन की आंखों में एक आंसू भी बर्दाश्त ना करने वाला इर्तजा शाह आज खुद उसके आंसुओं की वजह बना था। चलो मान लिया कि तुम हैदर के साथ आई थी, अपने आंसू साफ करो। लहजे में फिक्र समोए वो पहले से नर्म पड़ा था। राइमा के आंसुओं की वजह से वो सच में भाई आपको यकीन है ना अपनी सिमी पर? आंसू साफ करती वो इर्तजा के कंधे पर सर रख गई। अगर सिमी मुझे ज़रा भी भिनक पड़ी ना कि तुमने मुझसे झूठ बोला है, तो खुदा की कसम मैं वो कर गुजरूंगा जो शायद तसव्वुर में भी नहीं सोचा जा सकता। राइमा के बालों को सहलाता वो अभी भी कशमकश का शिकार था। अपनी धुन में गुनगुनाती हुई वो घूमती टेबल पर रखे वाज से टकराई थी। या अल्लाह, फिर से अम्मो ने तो आज जान ही ले लेनी है तेरी हया। आखिर को तूने पेरिस से लाए हुए वाज का कत्ल जो कर दिया, वो वाज जो कुछ देर पहले लिविंग रूम में सजा हुआ था, अपनी खुशकिस्मती पर नाज कर रहा था, मगर हया को ज़रा देर ना लगी थी उसे ज़मीन बोस करने में, वो भी किरची किरची कर देने में। फिर कुछ से तोड़ दिया क्या हया? लिविंग रूम से कुछ टूटने की आवाज़ पर जल्दी से अंदर आती हुई शाकरा बेगम के लब सिल गए थे। अपने दिल अजीज वाज को ज़मीन बोस देखकर अम्मो वो ना शाकरा बेगम के तने हुए तासुरात का जायजा लेते हुए वो सख्ती से आंखें मीच गई थी। कब सुधरोगी हया? हया की बेदिहानी की वजह से आए दिन कुछ न कुछ नुकसान होता था, और आज जब शाकरा बेगम पूरे घर अपनी निगरानी में साफ करवाती हुई थक सी गई थी, हया को लिविंग रूम की तरफ जाते देखकर सुकून का सांस भी ना ले सकी थी कि वाज गिरने की आवाज़ पर भागती हुई वहां आई थी जहां उनकी पसंदीदा वाज अपनी किस्मत पर मातम कर रहा था। जब सुधारने वाला मान जाएगा। क्या कहा तुमने? मुँह ही मुँह में बुड़बड़ाई वो तो शाकरा बेगम की बुलंद आवाज़ पर सहम गई थी। मम्मा मैं आपकी इकलौती औलाद हूँ, और आपका ये लहजा मुझे हमेशा ये एहसास दिलाता है जैसे मैं आपकी सगी औलाद नहीं हूँ, जैसे कि किसी कूड़ेदान से मुझे उठाया हो। आंखों में मसनूई आंसू लेकर वो जैसे पूरी की पूरी मासूमियत की मिसाल बन रही थी। बस ये ड्रामे ही लगाने आते हैं या फिर ये तोड़ फोड़। हया ये आंखें अल्लाह ने हमें देखने के लिए दी हैं, तो इनको इस्तेमाल भी किया करो। अब यहाँ की सारी सफाई तुम करोगी बिना किसी मुलाजमा की मदद के। हया की मासूमियत और ड्रामे को आड़े ना लाते हुए वो तासुफ से गर्दन हिलाकर रह गई थी। हया की बात पर आप मुझसे ज़रा प्यार नहीं करती, आपसे तो अच्छे बाबा हैं, वो करते हैं मुझसे प्यार। मिस ओवर एक्टिंग की दुकान, ये सारी अदाकारी अपने बाबा के सामने किया करें, मेरे सामने मत किया करें। खामखा अपनी एनर्जी वेस्ट करती हैं। चलो शाबाश, काम पर लगो। शाम में रियाज भाई और माहीन आ रहे हैं, मुझे और भी बहुत काम है। सच में माहीन आपी भी आ रही हैं, वो भी गाँव? हुक्म सादिर करती हूँ। वो जाने के लिए मुड़ी थी कि हया की हैरत ज़दा आवाज़ पर वो वापस उसकी तरफ मुड़ी। हाँ अब चलो तुम ये काम करो। अम्मो यार मुझसे ये नहीं होगा, ये खुद मुझसे टकरा गया था और फिर खुद ही गिरकर टूट गया, मैंने कुछ नहीं किया। खुद को बरी उज़िमा करार देती हुई वो शाकरा बेगम का हाथ पकड़कर मिनमिनाई। ये बेजान चीज़ें कब से चलने फिरने लग गईं? अपने हाथ को हया से छुड़वाती हुई वो अपनी मुस्कुराहट जब्त करके रह गई।
प्लीज़ इर्तज़ा भाई आ रहे हैं, बल्कि पहुंच ही गए होंगे, और फिर खाला जान भी नाराज़ हो जाएंगी मुझसे अगर मैं ना गई तो। और आपा क्यों नाराज़ होने लगी तुमसे? एक और सवाल शाकरा बेगम की तरफ से सुन अपनी तफ्तीश पर कुलसी थी। ये अभी नहीं बता सकती मैं, अम्मो जब वक्त आएगा ना तो फिर खुद ही पता चल जाएगा आपको। अच्छा अब मैं जा रही हूँ, जल्दी जाऊंगी तो जल्दी आऊंगी ना। अम्मो की पेशानी पर लब रखती वो मंजर से गायब हो गई। सब बदल सकता है, सारे निज़ाम बदल सकते हैं, मगर इस गांव की सड़कें नहीं बदल सकती। जगह जगह से टूटी हुई सड़कों महारत से ड्राइविंग करता हुआ गुलाम रसूल इर्तज़ा शाह के गुस्से से गुरलाने पर मजीद ध्यान से ड्राइव करता हल्कान हो रहा था। पहले ही इर्तज़ा शाह के गुस्से का खमियाजा भुगतता रहा था, अब अगर कोई और कुताही बरती तो उसके लिए खतरे से खाली ना थी ये बात। वो देखो, तुमसे अच्छी तो ड्राइविंग वो कर रहा है। अपनी गाड़ी से आगे जाती गाड़ी को देखकर इर्तज़ा का खून खोला था। भाई आप गुस्सा ना हो, वैसे पहुंच ही गए हैं हम। इर्तज़ा के बेवजह गुस्से पर राइमा मुस्कुराई थी। राइमा के बोलने पर इर्तज़ा खामोश हो बैठा था और उसकी खामोशी गुलाम रसूल को पुरसकून कर गई। या अल्लाह तेरा शुक्र है, हवेली के अंदर गाड़ी रोकता हुआ गुलाम रसूल बिल्कुल पुरसकून हुआ था। कोई हाल नहीं है यहाँ के, इससे बेहतर लंदन है, दिल में सोचता हुआ वो कार डोर पर गुस्सा निकाल गया था। राइमा लाइन बनाए भाग कर आते हुए 6 से 7 बच्चों को देखकर इर्तज़ा को हैरत हुई थी। राइमा को उनकी आपी पुकारने पर, ये कौन है और किसकी क्रिकेट टीम है? राइमा की टांगें चिमगादड़ की तरह चिपके हुए रंग बिरंगे नैन नकूश के बच्चों को देखकर इर्तज़ा को कोफ्त हुई थी। गुलाम रसूल के बच्चे हैं भाई, मुस्कुराकर जवाब देती हुई वो वापस से बच्चों की तरफ मुतवज्जो हुई। ये वही भाई हैं जो आने वाला था? वो बाहर से गुलाम रसूल का सबसे बड़ा बेटा रहीम इर्तज़ा को देख चुका था। रहीम के पूछने पर राइमा ने मुस्बत गर्दन हिला दी कि वो और भागता हुआ इर्तज़ा की टांग से लिपट गया। खुद लिपटने के बाद उसने सबको अपने पास बुलाया और मुस्कुराया। अपने ऊपर अचानक बच्चों की बमबारी पर अपने हाथों को ऊपर करता वो तैश में आ गया। पीछे हटो, दूर हटो। खुद से चिमटे बच्चों को खुद से दूर ना होते देखकर वो ज़ब्त के आखिरी मराहिल पर खड़ा बुलंद आवाज़ में धाड़ा, गुलाम रसूल। जी साईं सरकार। भाग कर आता गुलाम रसूल घबराया था। इर्तज़ा की धाड़ पर पूरी हवेली गूंज उठी थी। साईं इर्तज़ा आ गया, नम आंखों से मुस्कुराती हुई शाहिदा बेगम दिलावर शाह को देखकर बोली थी, जबकि हवेली में मुलाजमीन कांप उठे थे इर्तज़ा शाह की धाड़ पर। अपने बच्चों को मुझसे दूर करो अभी, इसी वक्त। दांत दबाकर बोलते हुए इर्तज़ा की हालत पर राइमा मुस्कुराई थी। जानती थी कि इर्तज़ा को हमेशा से ही बच्चों से कोफ्त होती थी। भाई बच्चे तो हैं, मज़ा लेती हुई वो खुद को बोलने से बाज ना रख सकी। बच्चे हैं ये, चबा कर बोला था वो। मुस्कुराते हुए बच्चों को देखकर वो उसे अपना मजाक उड़ाते हुए नजर आ रहे थे। बच्चों के दूर होते ही वो बर्क रफ्तारी से हवेली के अंदर गया। गुलाम रसूल बुरा मत मनाना, भाई थके हुए हैं इसलिए थोड़े से रूड बिहेव कर रहे हैं, वरना बहुत नर्म व हसास तबीयत के मालिक हैं। जी बीबी जी। गुलाम रसूल के उतरे हुए चेहरे को देखती राइमा मुस्कुरा कर वहाँ से वॉक आउट कर गई। इन साईं सरकार से दूर रहना, अपने बच्चों को समझाता हुआ गुलाम रसूल सर्वेंट क्वार्टर की तरफ बढ़ा। इसलिए पसंद नहीं करती मैं यहाँ आना, कितनी गंदी जगह जगह से शहीद हुई सड़कें हैं। बुरा सा मुंह बनाकर वो अपनी भड़ास निकालते हुए बोली, कौन सा मेरी जान हर रोज आना होता है हमारा? वो तो हमदान भाई ने बड़े मान से बुलाया था तो मैं मना नहीं कर सका। और वैसे भी किसी चीज़ की कमी नहीं है वहाँ पर, हर चीज़ की सहूलत मौजूद है, आप अच्छे से जानती हैं। और हया भी तो है आपको इंटरटेन करने के लिए। रियाज साहब की बात पर हया को सोचती हुई माहीन खिलखिला उठी। बस ऐसे ही हंसती रहा करो बाबा की जान। माहीन के सर पर बोसा देते रियाज साहब उसे इसी तरह हंसते देखकर खुद भी मुस्कुराए। गई तुम हैदर के साथ थी, वापस इर्तज़ा के साथ आई हो। वैसे हैदर क्यों नहीं आया तुम दोनों के साथ? शाहिदा बेगम के मुंह से हैदर का राइमा के साथ जाने का सुनकर इर्तज़ा पुरसकून हो गया था। काम था उसे, इसलिए मुस्कुराकर बात संभालता हुआ राइमा को खामोश रहने का इशारा कर गया। वो बहुत कमज़ोर हो गया है मेरा बेटा साईं, हर माँ के डायलॉग को बोलती शाहिदा बेगम इर्तज़ा को हंसने पर मजबूर कर गई। क्या माँ सरकार, मेरे आते ही आपकी शिकायतें शुरू हो गई बाबा सरकार से? हाँ तो खामखा मेरे बेटे को लंदन भेजकर कमज़ोर कर दिया है। सुन लें बाबा सरकार। इर्तज़ा को इतने अरसे में रूबरू हंसते मुस्कुराते देखकर शाहिदा बेगम नम आंखों से मुस्कुराती हुई राइमा को देख रही थी। साईं सरकार पानी, हाथ में पानी का गिलास थामे खड़ी तकरीबन 16 साल की मुलाजमा को आंखों में हैरत लिए देखता हुआ रुख मोड़ गया था। माँ सरकार मैं नहीं पी रहा पानी, इसे जाने का कह दे। अच्छे से हाथ सैनिटाइज किए हैं इसने?
وہ بھی میری نگرانی میں، لے لو۔ ارتضیٰ کی عادت سے وہ اچھی طرح واقف تھی، نفاست پسند۔ ارتضیٰ شاہ کبھی بھی ملازماؤں کے ہاتھوں سے کھانا پسند نہیں کرتا تھا۔ جبھی فوراً سے پہلے وہ بول اٹھی تھی، جاؤ تم، مجھے نہیں ہے اس کی ضرورت۔ نہایت عاجزی سے بولتا وہ ملازمہ سے کترایا تھا، تم جاؤ، میں آتی ہوں اپنے نفاست پسند بیٹے کے لیے پانی لینے۔ ارتضیٰ کے جھکے سر کو دیکھ کر مسکراتی وہ کچن کی سمت بڑھی تھی۔ 4 سال لندن میں رہ کر اور بگڑ گئے ہو تم ارتضیٰ۔ دلاور شاہ کی بات پر ارتضیٰ نے سر کھجایا تھا۔ بابا سرکار، یہ بچے کب سے حویلی میں کام کرنے لگ گئے؟ سنجیدگی سے پوچھتا ہوا پھر اس نے اس بچی کے بارے میں سوچا تھا۔ اپنی مرضی سے ایک آدھ کم کر لیتی ہے، تمہیں دیکھنے کے لیے صبح سے ضد کر رہی تھی تو میں نے کہہ دیا پانی لانے کے لیے۔ یہ لو پانی۔ پانی کا گلاس ارتضیٰ کی سمت بڑھاتی شاہدہ بیگم صبح کی ہوئی بات کا حوالہ دیتی ہوئی مسکرائی تھی کہ اچانک سے کچھ گرنے کی آواز سن کر کانوں پر ہاتھ رکھ کر رہ گئی۔ یہ کیا ہوا؟ کس چیز کے گرنے کی آواز ہے؟ ماں سرکار، تباہی آ گئی ہے حویلی میں۔ حیدر شاہ کی ہانک پر ناسمجھی سے ماں سرکار کو دیکھتا ہوا ارتضیٰ شاہ حیران ہوا تھا۔